नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये पीडीए की डेफिनेशन कितनी बार बदलेगी और ऐसा क्यों कर रहे हैं अखिलेश यादव? क्या उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि चीजें कहां पहुंच चुकी हैं या समझ-बूझ करके मतदाताओं में एक भ्रम की स्थिति बनाना चाहते हैं? और जो समाजवादी पार्टी हालांकि 2007 में बहुजन समाज पार्टी ने खेल कर लिया था, ब्राह्मण उनके बहकावे में आ गए थे कुछ हद तक और इसलिए उनकी सत्ता में वापसी भी हो गई थी। लेकिन अखिलेश यादव या मुलायम सिंह यादव के तो साथ कभी ब्राह्मण एज सच रहा नहीं और हमें तो ये भी याद आता है कि एक बार किसी अ, चैनल के रिपोर्टर ने इनसे कुछ अप्रिय सा लगने वाला एक प्रश्न पूछ लिया, तो इन्होंने इधर-उधर देखना शुरू किया, फिर बोले कि अपना नाम बताइए और जब उसने बताया, तो अच्छा मिश्रा जी, अरे रहने ही दीजिए। इस तरह की बातें ये ऑन कैमरा करते हुए दिखाई दिए। लेकिन अभी जनेश्वर मिश्र की पुण्यतिथि थी या जयंती थी, उसके अवसर पर एक बड़ा आयोजन किया गया। इसके अलावा राम मंदिर को लेकर के राजनीति कर ही रहे हैं। जो इटावा में एक केदारपुरी की तर्ज पर मंदिर बनाया है, उसका बड़ा प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और इनकी पत्नी और ये दोनों आजकल जो चंदा या चढ़ावे में जो गड़बड़ियां हुई हैं, उसको लेकर के जो तूल दे रहे हैं, उसको लेकर के भी बड़े सवाल खड़े हुए हैं। तो मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपके सुपरिचित वरिष्ठ समीक्षक और रंगकर्मी अवनीश पीएन शर्मा जी। तो उनको जोड़ लेते हैं और फिर चर्चा को जरा आगे बढ़ाएंगे। अवनीश जी, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन, नमस्कार। प्रणाम सर, सभी दर्शकों को भी प्रणाम जी। तो पीडीए की कितनी परिभाषाएं बदलेंगी हमारे आपके देखते हुए ही, और कभी कोई जाति उसमें शामिल हो जाती है, कभी किसी को ड्रॉप कर देते हैं, कभी जब घेराबंदी होती है कि आप जातीय राजनीति ही करते रहेंगे क्या? पिछड़ा, अल्पसंख्यक, दलित और ये इन्हीं का राग अलापते रहेंगे। तो एक बार मुझे ध्यान आ रहा है कि इन्होंने कुछ प्रगति से भी जोड़ा था इसको, पीडीए को, प्रगति ये वो ढिमकाना, इस तरह की बातें भी इन्होंने की थी। क्यों कर रहे हैं अखिलेश यादव ऐसा? बिल्कुल सर। सर देखिए, ऐसा है कि जब कोई व्यक्ति यह नहीं समझ पाता है कि दरअसल इसे करना क्या है, कहाँ निशाना लगाना है। मैं अगर राजनीति की बात करूं तो जब राजनीति चुनाव तक आती है तो एक मुकाबला होता है, बैटल होता है। उसका अपना तरीका है। आप युद्ध कह सकते हैं, महाभारत कह सकते हैं, महायुद्ध कह सकते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। आप करबला की लड़ाई भी कह सकते हैं। सवाल ये होता है कि जब आपको ये पता हो कि हमारे पास ये अस्त्र हैं, इन अस्त्रों के साथ, इस योजना के साथ, इन सैनिकों के साथ, इतने घुड़सवारों के साथ, इन इतने हाथियों के साथ, इतनी तोपें, और हम ये युद्ध लड़ेंगे, एक क्लियरिटी होती। तब आप इस तरह के प्रयोग नहीं करते, आपको बार बार नाम नहीं बदलना पड़ता, आपको बार बार जो ताना बाना है अपने हथियार को, वो नहीं बनना। यहां जुगाड़ की पॉलिटिक्स कर रहे हैं अखिलेश यादव हो चाहे राहुल गांधी। अब जुगाड़ की पॉलिटिक्स कैसे? इन्हें पता है और ये करके देख रहे हैं कि भाई 2014 में इनके बड़े भैया राहुल वहां से हारना शुरू किए और लगातार पूरा विपक्ष मोदी और मोदी की जो राष्ट्रवादी राजनीति है, फिर उसका जो एक्सटेंशन है डबल इंजन सरकारों के जरिए प्रदेशों में, तो वहां डिलीवरी की पॉलिटिक्स है। अब आप ये जान गए हैं कि जनता के बीच में जाके हम इसी तरह नकारे जा रहे हैं लगातार। भैया हम अखिलेश यादव की ही अगर बात कर दें तो उत्तर प्रदेश में भी 2022 में एक इतिहास बना और आप जैसे वरिष्ठ लोग तो इसके साक्षी रहे हैं। हम जैसे लोग
तरुणाई से देखना हमने शुरू किया और 32 साल पार हो गए इस रिकॉर्ड को बनने में या रिपीट होने में कि कोई मौजूदा सरकार चुनाव में गई, उसने जीत हासिल की और फिर वापस सत्ता में वापस आ गई। उत्तर प्रदेश को 32 साल लग गए इस काम में। तो ये था सदी हुई राजनीति। लेकिन जुगाड़ की राजनीति कैसे? जुगाड़ की राजनीति इस तरह है सर कि कभी आपको और आपके मालिक, मैं अखिलेश यादव राष्ट्रीय राजनीति भी कर रहा है ना, बड़े दम्भ के साथ कहते हैं कि साहब हमारे पास इतने सांसद हैं। तो साहब आप कभी इस तरह की राजनीति करते हैं कि चौकीदार चोर है, ये जुगाड़ की राजनीति है। राफेल ये जुगाड़ की राजनीति है। पेगासस ये जुगाड़ की राजनीति है। वोट चोरी जुगाड़ की राजनीति है। तो अपने बड़े आका से सीख के अब चूंकि अपनी असली फील्ड पर, मैं फिर कहूंगा कि जब जब 2024 लोकसभा चुनाव की समीक्षा होगी, उसके निर्णयों की समीक्षा होगी, तो निश्चित तौर पर तमाम फैक्टर हैं, उस पर बहुत बात की जा चुकी है। लेकिन हकीकत अखिलेश यादव भी जानते हैं कि उनके हाथ शौच करते समय बटेर लग गई है। हमारे यहाँ देशज में एक कहावत है सर, और हमारे पूरब में तो उसको थोड़ा सा और बिना परिष्कृत किए बोलते हैं, मैं शौच शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। तो कोई शौच करने बैठा और उसने कंकड़ उठाना, हालांकि खुले में शौच प्रधानमंत्री ने बंद करा दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर मान लें कि कोरोना के टीका को भारतीय जनता पार्टी का टीका कह के और हम नहीं लगवाएंगे, तो भाई अगर प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि खुले में शौच बंद हो रही है और उसका इंतजाम मैं कर रहा हूं, तो कुछ लोग हो सकता है राजनीतिक विरोध के चलते सुबह लोटा लेके और सुबह की सैर पर निकलते हो। तो 2024 में जो कुछ भी विपक्ष को उत्तर प्रदेश में हासिल हुआ वो बटेर ही था। ये हकीकत है। थोड़ा कंफ्यूजन, थोड़ा भारतीय, उस पर हम लोग अभी नहीं बात करते हैं, बहुत बात हो गई। जुगाड़ की राजनीति जब आप इस तरीके से करते हैं तो फिर आपको बार बार कभी पीडीए पकड़ना पड़ता है, फिर कभी एक हाथ में पीडीए आप पकड़ते हैं, दूसरे हाथ से जनेश्वर मिश्र जी के सम्मान में दुनिया भर का आयोजन करके आप जो है द्विज को पकड़ना चाहते हैं। जब आप ऐसा काम करते हैं कि एक हाथ में आपके पीडीए का मामला रहता है, दूसरे में द्विज, तो आप देखते हैं कि जो आपका मुसलमान हार्डकोर वोटर है, जो आपका सबसे बड़ा दुलरुआ है, वो आपके पैरों के नीचे पड़ा हुआ है। जैसे संसद की वो प्रति जो लेके घूमते हैं, वो संविधान की, वो राहुल गांधी के पैर में पड़ी थी। तो आपको लगता है कि अरे ये तो मुसलमान छूटा जा रहा है, अब क्या होगा? आजम खान के साथ आपने क्या किया, क्या नहीं किया, इसको लेके क्या मुसलमानों में कम नाराजगी है? कुंदरकी जैसे उपचुनाव राहुल को, सॉरी, अखिलेश को याद नहीं रहेगा। और अभी कल शाम को सर संभल में जो 24 नवंबर 2024 की वो घटना हुई थी, जिसमें मस्जिद के बाहर बाकायदे भीड़ जुटाई गई, उसमें हिंसा हुई, 4 लोग मरे, 28 पुलिस वाले घायल हुए। सीरियसली उसमें से 7 को गोली लगी, यानी 4 गोली से मारे गए और 7 को गोली लगी। अभी कल उसमें जो कमीशन बैठा था उसकी रिपोर्ट आ गई, वो पब्लिक डोमेन में रिपोर्ट है। और उस रिपोर्ट में क्या कहा गया है? ये साफ तौर पर कहा गया कि इसमें सपा के सांसद जियाउर रहमान, सपा के विधायक इकबाल मसूद के बेटे सुहेल इकबाल, इन लोगों के साफ इन्वॉल्वमेंट है, जिनके चलते वहां भीड़ इकट्ठा हुई। उसके बाद मुस्लिम समुदाय में गलत जानकारी गोली चला के और उसके बाद फैलाई गई कि पुलिस ने वहां पर गोली चलाई। एक भी गोली, जो 4 मरे हैं या 7 पुलिस वालों को जो गोली लगी है, एक भी गोली उसमें पुलिस बैलेट नहीं है। आप मुझे ये बताएं, एक तरफ आप इस तरह की जुगाड़ की राजनीति कर रहे हैं और दूसरे आपके कर्म, आपका प्रारब्ध आपके सामने है। अब ये जमीन पर जाएगा नहीं। 28 पुलिस वाले जो घायल हुए, 7 जिन्हें गोली लगी, अब आपके पास कमीशन की एक रिपोर्ट है। और प्रशासनिक हमले में जो अमला होता है, सर आप तो इतने वरिष्ठ हैं, प्रशासन 2 चीज खोजता है, कोर्ट का एक कोई ऑर्डर आ जाए, इंटरिम हो चाहे कुछ हो, और नहीं तो किसी कमीशन की एक रिपोर्ट आ जाए। उसके बाद पुलिस के और प्रशासन के हाथ जो खुलते हैं साहब, तो फिर जब जब पुरवाई चलती है तब तब बदन बड़ा अच्छे तरीके से दर्द करता है और बाकी कोर्ट कचहरी तो होता ही है। कुल मिला के मैं अगर प्रधानमंत्री की लाइन, जिसको उनके प्रदेशों की सरकार भी फॉलो करती है, रिसेंट सबसे बड़ा उदाहरण अगर हम देखें तो हमको वेस्ट बंगाल से मिलता है। जब तक वेस्ट बंगाल में
डबल इंजन की सरकार नहीं थी। अभी सर मैं एक अपनी निजी जानकारी आपसे शेयर करता हूं, दर्शकों से शेयर करता हूं। मेरे परिवारजन के अच्छे खासे लोग बंगाल में हैं, कोलकाता में, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, पति और पत्नी दंपति दोनों सरकारी सेवारत हैं, दोनों शिक्षा के क्षेत्र में हैं। एक एलिमेंट्री एजुकेशन में है तो एक बिल्कुल हायर स्टडीज में है, यूनिवर्सिटी लेवल। उन दोनों दंपतियों को केवल एक आदेश से आज तीसरा महीना भी सरकार का पूरा नहीं हुआ है और 60,000 रुपए प्रति माह की उनकी तनख्वाहें दोनों की बढ़ चुकी। अभी ये 5वां और 6ठे वेतन आयोग के बीच का जो डिफरेंस था, अभी केवल वो है। अभी इसमें डीए का मामला जो कोर्ट में है, अभी वो है। तो ये किस वजह से हो रहा है? ये डबल इंजन, यानी डेवलपमेंट की जो सेंटर और सेंटर के साथ स्टेट का कोऑर्डिनेशन है, चाहे वो हर घर जल की योजना हो, राशन की योजना हो, हेल्थ इंश्योरेंस की योजना हो, वो सारी की सारी बंगाल में पहुंची। हमने देखा 2014 में केंद्र में सरकार बदल जाने के बाद आज के वर्तमान मुख्यमंत्री के गृह नगर गोरखपुर के एम्स के लिए अखिलेश यादव की सरकार जमीन नहीं देने में अड़ी रही, नहीं दिया। लास्ट के समय में 2-3 विवादित जमीनों को चिन्हित किया और सरकार चली गई। तो एक तरफ प्रधानमंत्री हाउस के सामने कहते हैं कि हम डिलीवरी की पॉलिटिक्स करते हैं, यहां पर ड्रामा की पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। अखिलेश यादव ने एक विपक्ष के तौर 2017 में सत्ता से जाने के बाद या तो योगी जी पर निजी हमला किया है, जो कि राहुल गांधी से उन्होंने सीखा होगा, वो मोदी पर हमला करते हैं, या तो नकारात्मकता बोई है, यानी कोई ना कोई जातिगत मुद्दा उठाया है। नीट के स्टूडेंट्स के मामले में मैं कहता हूं अखिलेश यादव जी, आपकी पत्नी जंतर मंतर पर पहुंची, लेकिन आपका युद्ध क्षेत्र, जी हाँ, लोकतांत्रिक युद्ध क्षेत्र तो उत्तर प्रदेश है ना। बिल्कुल। आप छात्रों का एक बड़ा आंदोलन उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं खड़ा कर सके? आपको करना चाहिए। आप बिजली पर घेर सकते हैं, आप ऐसे तमाम ऐसे मुद्दे हैं। तो जनता ये देख रही है, समाज ये देख रहा है कि कौन फितूर और जुगाड़ की राजनीति कर रहा है। कभी साइकिल में आपने ये नट लगा दिया, 2 कदम चले, चू चू बोला, फिर बदला आपने, यानी आपकी राजनीति भ्रम का शिकार है। आपने जो कहा कि मतदाताओं को भ्रम लाने का, मुझे ऐसा लगता है सर कि अखिलेश यादव हो चाहे राहुल गांधी हो, उत्तर प्रदेश में चूंकि डिलीवरी की एक और स्ट्रॉन्ग यहां पर मॉडल तैयार है, जिसको कि योगी आदित्यनाथ मॉडल आप बोल सकते हैं, और जो कि कई अवसरों पर इस देश की सुप्रीम कोर्ट द्वारा इंडोर्स की गई है। मैं बार बार कहूंगा, एक बार और दोहराता हूं, पूरे भारत में अगर ये कहा जाए कि योगी जी की पॉपुलैरिटी तो हम देखते हैं चुनाव में, उनकी सभाएं कहां कहां लगती हैं, हर जगह से डिमांड है। कई जगह लोग मजाक में जानते हुए भी कह देते हैं कि भाई योगी जी को हमारे यहाँ का मुख्यमंत्री बना दो। लेकिन यह उपलब्धि योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश सरकार की रही है कि उसने पूरे देश में अवैधता को समाप्त करने के लिए जो बुलडोजर एक्शन, जिसका कि विपक्ष सबसे ज्यादा हाय हुक्कू करता है, हल्ला मचाता है, उसको वैलिडेट कराया संवैधानिक और कानूनी रूप से। आज इस देश में सुप्रीम कोर्ट का बनाया हुआ 7 पेज का एक गाइडलाइन है जो ये तय करता है कि कैसे अवैधता को आप समाप्त करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट आपके साथ है। ये क्रेडिट उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ को जाता है। उन्हीं के 14 मुकदमों को क्लब करके जब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की, तो सुनवाई के बाद ये आदेश दिया। तो एक तरफ लॉ एंड ऑर्डर की डिलीवरी, दूसरी तरफ सारी योजनाओं की डिलीवरी, तीसरी तरफ एक हिंदू सनातनी संत। और जब 2014 को मैं राष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक क्रांति बोलता हूं, तो ये एक ऐसा समुच्चय है जिसका तोड़ अखिलेश यादव जैसे लोग, जो केवल खानदान की राजनीति किया, अपने जिले की राजनीति जिन्होंने किया, अपने समाज की राजनीति उन्होंने किया, और उसके साथ उन्होंने मुसलमानों को छला। अब वह भी छलने को तैयार नहीं है। कुंदर की इसका उदाहरण है, आजम खान के साथ इनका व्यवहार उदाहरण है। संभल केस में अभी जो ये मामला निकल के आया है, योगी जी तो रुकेंगे नहीं, वो तो कार्रवाई करेंगे। तो ये उदाहरण है। तो तमाम चीजों और कुछ तो सर इनका प्रारब्ध भी चल रहा है। विधानसभा में इन्होंने कहा था कि वकील के हत्यारे खुले घूम रहे हैं, और योगी जी ने कहा था कि माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा, वो तो अब इतिहास है। लेकिन
अब प्रारब्ध देखिए उसी अतीक अहमद का, एक बेटा जेल में बंद है, दूसरा बेटा जेल में अपने बड़े भाई से मिलके निकला और सड़क हादसे का शिकार हो जाता है और वह भी वहीं चला जाता है जहां आज अतीक अहमद है। तो ये प्रारब्ध भी है, आपने जो बोया है उसे जनता भी काट रही है, आपको भी काटना होगा। जनता किस तरह से काट रही है, उसे मालूम है कि जिस गाड़ी के ऊपर सपा का झंडा उसके अंदर बैठा गुंडा, और उसे 25 करोड़ उत्तर प्रदेश की आबादी वाले को एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जो कहता है माफिया को मिट्टी में मिलाऊंगा। मैं तो कहा सुबह आई कि अरे भगवान है क्या हो गया, योगी जी कह रहे हैं माफिया को मिट्टी में मिलाऊंगा। प्रारब्ध जो है ऊपर वाला ये तय किया पड़ा है कि पूरे परिवार सहित मिट्टी में मिलाऊंगा, ये तो योगी ने कहा भी नहीं था सर। तो ये तो आपका प्रारब्ध है। तो ये कुल ऐसा समुच्चय बन रहा है जिसका तोड़ कम से कम विपक्ष की राजनीति के पास नहीं है, राहुल के पास नहीं। मैं तो इस बात की प्रतीक्षा करूंगा कि जब इनका गठबंधन हो जाए तो राहुल किस तरीके से अखिलेश यादव की राजनीति को चमकाएंगे। मुझे उम्मीद है कि जैसे उन्होंने बिहार में तेजस्वी की राजनीति को चमकाया, जैसे उन्होंने ममता बनर्जी की राजनीति को बंगाल में चमकाया, ठीक उसी तरह वो उत्तर प्रदेश में पधारेंगे। तो मुझे लगता है कि सर हम सबको तो स्वागत करना चाहिए और योगी जी भी बिल्कुल स्वागत करना के लिए तैयार है। तो ये कुल मिला के नकारात्मक और सकारात्मक का युद्ध है। मैं इसे बार बार युद्ध कहूंगा। कारण ये कि 2014 से और 2014 के पहले की तस्वीर को जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि इस देश का बहुसंख्यक, इस देश का सनातन, इस देश का राष्ट्रवाद संघर्ष में नहीं है, न किसी राजनीतिक न किसी सामाजिक, बल्कि इससे ऊपर जाके वह युद्धरत है। जी 2022 में अखिलेश यादव बहुत सारे छोटे दलों के साथ चुनाव मैदान में उतरे थे। राष्ट्रीय लोकदल अब इनके साथ नहीं है, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी अब इनके साथ नहीं है, अपना दल कमेरावादी अब इनके साथ नहीं है। ले दे करके महान दल को समझ लीजिए। एक और जनवादी पार्टी थी, एक प्रगतिशील समाजवादी पार्टी थी जो शिवपाल यादव इनके चाचा की थी, एक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ भी इनका गठबंधन था। एक एक करके 3 या 4 दल निकल गए। अब मुस्लिम और यादव के अलावा जो अति पिछड़े हैं उनको लेकर के चलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ आपका छोटा मोटा युद्ध और खींचातानी चलती रहती है। अखिलेश यादव को लगता है कि जो श्रेष्ठ आना था 111 सीटों के रूप में, और अगर इन सारे दलों की भी सीटें मिला लें तो 125 सीटों के रूप में, अब इससे आगे तो बढ़ाना तभी संभव है जब ब्राह्मण भी साथ जुड़े या वैश्य भी जुटे या जो दूसरे हैं। अब जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों में तो ना कभी मुलायम सिंह यादव ने पैठ बना पाए। एक दौर था जब सतपाल मलिक को हेलीकॉप्टर में लेकर घूमते थे, मुझे तो अच्छे तरीके से याद है। तो उनके नाम पर कोई जाट वोट देने को तैयार नहीं हुआ, क्योंकि 1989 में जो घटना हुई थी, आप तो प्रत्यक्षदर्शी हैं। अजीत सिंह को वीपी सिंह ने भिड़ा दिया था। अजीत सिंह को भी नुकसान हुआ, मुलायम सिंह को भी नुकसान हुआ। जाट मुलायम सिंह से दूर हो गए, अहीर अजीत सिंह से दूर हो गए, जबकि उनके पिताजी के साथ ठुक कर खड़े हुए थे, क्योंकि राम नरेश यादव को 1977 में उन्होंने मुख्यमंत्री बनवाया था। तो इस समय इनकी छटपटाहट ये है कि इसमें प्लस क्या कर पाऊं मैं। बिल्कुल सर, और उसकी एक वजह और भी है। एक बार फिर 2024 लोकसभा से एक संदेश उठाएं अगर, तो ऐसा लगा, बाकी फैक्टर छोड़ देते हैं, टिकट बंटवारा, बीजेपी के इंटरनल पॉलिटिक्स, ये सब हटा देते हैं। लेकिन जो इस समय बात करने लायक है, जिसका रेफरेंस लिया जा सकता है, हम लोगों ने ये देखा कि वाकई राहुल गांधी ने जो लफाजी की संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, चूंकि ग्राउंड पर ये इतना सेंसिटिव इशू है कि वो तुरंत घबराहट फैला देता है, इसमें कोई शक नहीं। आरक्षण होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये एक दूसरे लहजे की बात है। लेकिन जब चुनाव के समय इस तरह की कोई चीज आती है तो इट्स वेरी सेंसिटिव फॉर दैट सोसाइटी।
अब ऐसे में क्या हुआ कि कुछ जो अति पिछड़ा वर्ग था और जो बसपा से उत्तर प्रदेश की राजनीति में बसपा का अगर आप देखें तो करीब 13 से 14% वोट निकल के सीधे सीधे वो बीजेपी के पास शिफ्ट हो गया था। मायावती जी का अगर आप विधानसभा में देखेंगे तो उनका जो कोर वाल्मीकि वोटर जो है वो कहीं नहीं गया, वो इंटैक्ट है। यही वजह है कि वो 10 से 11% की पॉलिटिक्स पे रह रही हैं। यानी जो एक नंबर उनको 25 या 30 पर लेके जाता था और किसी समय 25, 27, 28% वोट शेयर पर जो है सरकार बनने की स्थिति आ जाती थी। सतीश चंद्र मिश्रा ने अगर मैं गलत नहीं हूं नाम तो यही है ना, हाँ, मिश्रा जी ने उनकी पॉलिटिक्स में जो सोशल इंजीनियरिंग जोड़ा कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी दौड़ा जाएगा। तो इस तरह की जो सोशल इंजीनियरिंग की, लेकिन अब वह कट ऑफ लेवल बदल चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से जो मोदी की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, जिसमें धर्म भी है, जिसमें हिंदू प्रथम है, सनातन प्रथम है, साथ में राष्ट्र प्रथम है। तो हमने देखा कि बिहार जैसे प्रदेशों में भी जातिगत बाउंड्रीज थिन हुई, बहुत कमजोर हुई, टूटी, तार तार होके बिखर गई, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन केवल ढीली हुई, महीन हुई, बारीक हुई, दो चार पेच खुले। तो आप यह स्थिति देख रहे हैं तेज प्रताप की। 2017 के जो बिना चेहरे के, बिना योगी आदित्यनाथ तो बाद में ऐड ऑन हुए, लेकिन ये सेंटर जो बीजेपी है, जो सेंट्रल बीजेपी है, उसी की पॉलिटिक्स थी कि यहां भी जातिगत बाउंड्रीज टूटी और एक इतना बड़ा मैंडेट आया डेवलपमेंट के नाम पर, नेशन फर्स्ट के नाम पर, सनातन के नाम पर। कारण मतदाता इतना बेवकूफ नहीं होता, उसे याद है कि कौन सी पार्टी 370 लिख के चुनाव लड़ती आई, हारती आई, लड़ती आई, हारती आई। वो कौन सी पार्टी थी जिसने राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेंगे यह लिखा, जबानी नहीं किया, लिखा, और अपने मैनिफेस्टो में लिखती रही, हारती रही, लिखती रही, लड़ती रही, हारती रही। आज वह काम देख रहा है, तो इसलिए उसने 17 में इस बात की प्रतीक्षा नहीं की कि कोई योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर दें और तब हम घर से निकलेंगे और भर भर के वोट देंगे। नहीं, उसने पहले भर भर के सही है। राष्ट्रवाद को वोट दिया, अक्रॉस दी बाउंड्री दिया, क्रॉस पॉलिटिक्स को छोड़ के। दरअसल सर कट ऑफ बदल चुका है, इन्हें ये नहीं पता। बीजेपी अब 45, 43, 41 यानी किसी भी सूरत में 40 प्लस केस पर जा रही है और वह लगातार इलेक्शन में परफॉर्म करके इसको मेंटेन कर रही है। इसका उदाहरण उत्तर प्रदेश से नहीं दूंगा मैं, इसका उदाहरण ले लेते हैं बंगाल से। बंगाल जहां 2021 में मत प्रतिशत नहीं घटा, आते आते लोकसभा मत प्रतिशत नहीं घटा, और इस बार आते आते उसने सरकार वहां पर बना लिया। तो ये जो पिच बदल गई है, पहली चीज। दूसरा, जो कट ऑफ बदल गया है वो, तो इस चक्कर में केवल यादव, केवल मुसलमान, इसके अलावा अब टॉप अप खोजने की व्यवस्था निश्चित तौर पर करनी पड़ेगी। और ये चुनाव में बड़ा इंटरेस्टिंग ये भी हो गया है, बहन जी को ये मान लिया गया था, कम से कम अखिलेश यादव ने ये मान लिया था कि अब ये उस मजबूरी की स्थिति में पहुंच चुकी है पार्टी कि हम इनको जब कहेंगे तब ये हमारे साथ लड़ने पर मजबूर हो जाएंगी मिलके, जब हम इन्हें हटा देंगे तब हटा देंगे। लेकिन इस बार विधानसभा की तैयारी बसपा की अगर उत्तर प्रदेश में कोई देखे तो बसपा बहुत सॉलिड तरीके से थर्ड मोर्चे के रूप में, थर्ड एंगल के रूप में खड़ी है। मुसलमानों का आपने जिक्र किया, बहन जी ने, आप तो जानते ही हैं सर, बहन मायावती ने अपने राजनीतिक जीवन में कभी भी विशेष रूप से मुसलमानों के साथ कोई मीटिंग या कोई बैठक नहीं की। ये रिकॉर्ड था, यह रिकॉर्ड इस बार टूटा है। उत्तर प्रदेश 27 की तैयारी करती हुई बहन जी ने मुसलमानों के साथ बैठ के बातचीत की है, उन्हें सही रिप्रेजेंटेशन उनके टिकट में मिले, यह सारी व्यवस्था कर रही है। तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव की राजनीति के लिए भाजपा का प्रदर्शन इनको गिराना पड़ेगा, लेकिन ये बिखरेंगे और बसपा एक नया फ्रंट खोल के रख देगी, ये ज्यादा आसान है, क्योंकि भाजपा का वोट इंटैक्ट रहा है, कोई ड्रास्टिक उसमें गिरावट नहीं हुई है। महाराष्ट्र में ये जब चुनाव हारे थे तब भी आप देख लीजिए, कोई ड्रास्टिक हार ऐसा नहीं हुआ है।
अरे बाकी छोड़ देते हैं सर, केरल में ये गेन ही कर रहे हैं, तमिलनाडु में ये गेन ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ है कि ये कहीं, तो इनके साथ ये एक मजबूती है। दूसरी तरफ उनको दरकना है, अगर उनको दरकना है तो बहन जी वहां तैयार है, और मुसलमान इस बार सबक सिखाने के लिए तैयार है। आजम खान हो, चाहे वर्क जैसे मामले हो, अखिलेश यादव अगर कानून से उनको बचा नहीं सकते तो सड़क पर उतर सकते। ये किन किन मुद्दों के लिए सड़क पर उतरने वाले नेता हुए हैं? कभी नहीं हुए। ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स, इन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की पहली राजनीतिक यात्रा जब निकाली 2012 में, तो सर आपको याद होगा करोड़ों का मर्सिडीज का वो रथ, हालांकि वो रथ 1.5 किलोमीटर चलने के बाद लोहिया पथ पर बंद भी हो गया था, कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी। मैं उसका प्रत्यक्षदर्शी हूं, मैं देखने गया था यार ये 3-4 करोड़ रुपए की मर्सिडीज कैसी है, वहीं थे आसपास हम लोग। कुल मिला के ये है सर कि यह जो जाति खोज रहे हैं और कुंडली जातियों की जो ये तलाश रहे हैं, दरअसल इनको नहीं पता वो कुंडलियां जाति तो है, लेकिन उस जाति के ठीक पहले हिंदू लिखा जा चुका है, सनातनी लिखा जा चुका है, राष्ट्रवादी लिखा जा चुका है। तो इनके पास टेस्टर दूसरा है और इसीलिए झटका खा जाते हैं, फिर कहते हैं कि साहब देखिए ईवीएम हैक हो गया। और अभी अखिलेश जी ने कहा भी है बिहार का रिजल्ट आने के बाद, और बहुत डरे हुए हैं, उन्होंने कहा कि अरे बीजेपी ने ये बस बताया है कि देखो ईवीएम से छेड़छाड़, और जानबूझ के ये दोनों सीटें हारी, दतिया की भी और यहाँ की। तो मुझे लगता है कि ये डर इनका बना रहना चाहिए, और बहन मायावती जी का इनको इस चुनाव में आशीर्वाद मिलना है, तब जाके इनका वो भ्रम टूटेगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से जो हमारा वह हिंदू वर्ग है वो हटा है। हटा नहीं है साहब, आपने बटेर ही मारा है, और वह भी शौच करते हुए। जी, क्या इनके सामने 2027 में सबसे बड़ी चुनौतियां ये रहने वाली हैं कि गैर यादव ओबीसी वोटों को कैसे बनाए रख पाएंगे? आरएलडी और एसबी एसपी की का जो नुकसान है जाने का, उसकी भरपाई कैसे करेंगे? कांग्रेस के साथ सीटों का तालमेल कैसे बैठाएंगे, क्योंकि उनकी उम्मीदें कुछ ज्यादा ही हैं। वो तो 125 सीटों पर दावा कर रहे हैं। 100 पर भी वो टिक जाएं या मान जाएं तो बड़ी बात होगी, और ये 60 से ज्यादा उनको देने को तैयार नहीं है। तो तालमेल एक बड़ी समस्या होगी। और आपने कहा कि जब राहुल गांधी आएंगे, प्रचार करेंगे, तो जरा देखना दिलचस्प होगा कि जो हाल तेजस्वी का किया है वो इनका भी करेंगे या क्या करेंगे। और जो पीडीए है, क्या पीडीए भी इनके साथ है? क्योंकि डेफिनेशन चेंज हो रही हैं। पहले आदिवासी भी थे, एक बार पहले आधी आबादी भी थी, उसके बाद कुछ और जुड़ गया, अब इन्होंने पी का मतलब पंडित भी जोड़ दिया। तो क्या ये पीडीए को चरितार्थ कर पाएंगे, जमीन पर उतार पाएंगे? और इनका अपना संगठन देखिए, ये मात कहाँ खाते हैं दोनों, राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, या आपके तेजस्वी यादव हो, जितने भी हैं, ये भारतीय जनता पार्टी जैसा चुस्त चौकस, अनुशासित और समर्पित संगठन और कार्यकर्ता कहां से लाएंगे? सर एक चीज देखिए, मैं इनके पीडीए का जमीन पर बता देता हूं। आपने कहा यादव, गैर यादव और गैर मुस्लिम, मतलब मुसलमान तो मान लीजिए है, गैर यादव जो हमारी और हिंदू भाई बहन हैं, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि छोटी जातियां, बड़ी जातियां, मझोली जातियां, ये सब नहीं, लेकिन ठीक है, आर्थिक आधार पर, सामाजिक आधार पर ही हम मान लेते हैं जो ओबीसी हमारा क्लास। अगर आप ग्राउंड पे जाएंगे तो आप बुंदेलखंड देख लीजिए, आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश देख लीजिए, आप पूर्वी उत्तर प्रदेश देख लीजिए। दरअसल ग्राउंड पर मैं मुजफ्फरनगर की उस घटना को लेकर चलूंगा। आप सोचे जो मुजफ्फरनगर की वो घटना हुई थी, वहां पर किस जाति की वो बच्ची किस मजहब के लोगों से ग्राउंड पर प्रताड़ित थी, ये साफ है। बिल्कुल। जाट समाज, हमारा जो जाट हिंदू भाई है, वह मजहबियों से परेशान था, अखिलेश यादव गद्दी पे बैठे हुए थे मुसलमानों के वोटों की बदौलत। आप पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेके बुंदेलखंड तक चले जाइए,
सपा की सरकार में जो मन बढ़ा, जिसको ये अपने घर की जाति लेके चलते हैं और उनको घमंड होता है, दरअसल उससे बाकी सभी इनके कथित पीढ़ी की जातियां जिनको ये गुनवाते हैं वो जमीन पर प्रताड़ित है। सबसे ज्यादा अगर प्रताड़ित है तो वो उनकी लाठियों से प्रताड़ित है। जब इनकी सरकारें रही तो इनके अवैध कब्जों से प्रताड़ित है। खुले मतलब क्या क्या जतन करके प्रताड़ना। तो ये दरअसल पीडीए की सच्चाई है जिसको ये लेके चल रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर की पुरानी पॉलिटिक्स आप देख लीजिए। अखिलेश यादव के कितने कैंडिडेट पियरका चाचा के टिकट पर जीते थे। ये एडजस्टमेंट था। ये क्या थोड़ा एडजस्टमेंट है। तो ये एक तरफ आप सोचें सर, आपको तो याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी जी और आडवाणी जी की सरकार थी। उत्तर प्रदेश में चलिए एक आध बार लपेटे में बीजेपी की सरकार बन गई, लेकिन मुझे अब भी याद है कि अनुप्रिया पटेल के पिताजी सोनेलाल पटेल मात्र 3 से 4% वोट शेयर को उनके पास था पूरे उत्तर प्रदेश में। लेकिन जब भी लोकसभा का या विधानसभा का चुनाव आता था उस समय भी एक हेलीकॉप्टर भारतीय जनता पार्टी सोनेलाल पटेल जी को दिए रहती थी और सोनेलाल पटेल जी अपनी राजनीति करते थे, चुनावी प्रचार भी करते थे। भाजपा के एनडीए के अगर आप स्वरूप को देखिए तो 2-2% मतों वाले समाज को भी इसने साधा है और जिस पर तंज भी कसते हैं कि एनडीए आपका इतना बड़ा कुनबा है, हमको आप इंडिया अलायंस के नाम पर चढ़ाते हैं। तो यहां ग्राउंड पर योगी जी जो ये कहते हैं ना कि साहब जिस गाड़ी के ऊपर सपा का झंडा उसमें बैठा गुंडा, दरअसल ये वो उनकी भाषा बोल रहे होते हैं जो गैर यादव हमारा ओबीसी और हमारा एसटी एससी हिंदू भाई है जो जमीन पर इनसे सबसे ज्यादा प्रताड़ित है। सर उसे भय लगता है कि हे ईश्वर कहीं अगर इनकी सरकार आ गई तो हमारा क्या हाल होगा। और उसके सामने एक टेम्पलेट क्या है? उसके सामने टेम्पलेट ये है कि भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार है, हमारी बेटी सुरक्षित है, हमारी बहन सुरक्षित है, मोदी जी ने शौचालय बनवा दिया है, वहां हर घर पानी योगी जी ने व्यवस्था करवा दिया है, उज्ज्वला का गैस मिल रहा, खेती में हमें मुआवजे मिल रहे, समय काल पर आप देखिए बाढ़ आती है, बारिश होती है। एक दुर्घटना का भी बाराबंकी में दुर्घटना हुआ है, 2 घंटे पहले मेरे पास फीड आई कि योगी जी ने उसका संज्ञान ले लिया। तो एक जी, इस तरह से पालक सरकार और दूसरी तरफ जातियों का बथुआ पालक काटने वाले राजनीतिज्ञ, इन दोनों में चुनाव करना है। इसलिए सर मैं आज आपसे बड़ी विनम्रता से कहूंगा, हम लोग उत्तर प्रदेश पे खूब बात तो करेंगे ही, करेंगे तो नहीं तो क्या करेंगे। एक दिन जयपुर डायलॉग्स पे बैठे हुए थे तो संजय दीक्षित जी ने बड़ी मजेदार बात कही। वन नेशन वन इलेक्शन पे बात हो रही थी तो संजय जी ने कहा कि अरे भाई वन नेशन वन इलेक्शन अगर होगा तो इन लोगों को अगर पार्टियों को घाटा होगा तो वो तो छोड़ दीजिए, हम जैसे राष्ट्रवादी कंटेंट क्रिएटर्स क्या करेंगे। एक ही समय चुनाव होगा, अभी तो मान लीजिए बंगाल चुनाव कवर करते हैं, बिहार करते हैं, फिर उत्तर प्रदेश आ जाता है, फिर पंजाब आ जाता है। लेकिन कुल मिला के इनकी स्थिति ये है कि आप जिस ट्रैक पर चुनाव लड़ना चाहते हैं वह ट्रैक समाप्त हो चुका है, वह ट्रैक नहीं बचा है। नया ट्रैक आप ट्राई नहीं करना चाहते, क्यों? ऐसा नहीं है कि चाहते नहीं, आपको आता नहीं। आपको आपके अब्बू जान जो सिखा के गए हैं, जो राजनीति आपके डीएनए में है, आपको वही राजनीति करने आएगी। आप उसके स्पेशलिस्ट नहीं हैं। इस देश का मिजाज अब बदल चुका है जिसको ये लोग समझ नहीं पा रहे। जी। बिल्कुल। अवनीश जी बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका थोड़ा-सा समय ज़्यादा लिया आज, लेकिन विषय ही ऐसा था और निश्चित रूप से अब उत्तर प्रदेश चुनाव पर हमारी आपकी चर्चा होती ही रहेगी। बहुत सारे विषय हैं और उत्तर प्रदेश अपने आप में एक दुनिया का छठा देश है, पॉपुलेशन के हिसाब से भी, अब तो इकोनॉमी के हिसाब से भी, संपन्नता के मामले में भी बहुत सारे देशों से आगे निकलता जा रहा है। तो ऐसे में 2027 का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी हो गया है क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों के कॉलर खड़े कर रखे हैं। इनको लगता है कि जितनी सीटें इन्होंने लोकसभा की जीती थी, उसी के अनुपात में अगर
विधानसभा सीटें भी मिल जाएं तो बस बल्ले बल्ले और सत्ता में वापसी। तो ये गलतफहमी इनकी दूर करने के लिए मतदाता भी तैयार है, और हम और अवनीश जी भी लगातार इनको, इनकी राजनीति को, इनकी मंशा को एक्सपोज करने की कोशिश करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अवनीश जी। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार सर, प्रणाम।